अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आरिफ है। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं। आप जब अप्लाई करते हैं उसके लिए आपको ज़ाहिरी बात है कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, और उन डॉक्यूमेंट्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपका रिसर्च प्रपोज़ल होता है। बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि ये वो डॉक्यूमेंट होता है जो डिसाइड करता है कि आया आपका एडमिशन होगा या आपका एडमिशन नहीं होगा। तो हम रिसर्च प्रपोज़ल किस तरह लिख सकते हैं, जस्ट ये 4 या 5 मिनट्स की ये वीडियो होगी। अगर आप इसको मुकम्मल देखते हैं, उम्मीद है इसके बाद आप अपना रिसर्च प्रपोज़ल लिख सकेंगे और आप रेडी होंगे कि आप अप्लाई कर सके। अब आपने रिसर्च प्रपोज़ल लिखना कैसे है? सबसे पहले आपने अपना टॉपिक डिसाइड करना है, और वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर जब आप अपना रिसर्च का टाइटल आप लिख लेते हैं उसके बाद आपने अपना नाम और बाकी चीज़ें आपने लिखनी है। और उसके बाद जो आपने चीज़ लिखनी है, जो पहला पार्ट होगा प्रपोज़ल का, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट होगा। अब एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? ये आपकी समरी होती है आपके कंप्लीट प्रपोज़ल की। और जब आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखना है तो उसका आसान तरीका ये है कि वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने हेडिंग्स देनी है। सबसे पहले आपने लिखना है बैकग्राउंड, उसके बाद आपने दूसरी हेडिंग देनी है ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद आपने तीसरी हेडिंग जो आपने देनी है उसमें आपने लिखना है मेथोडोलॉजी, और फोर्थ पे आपने लिखना है एक्सपेक्टेड आउटकम या कंट्रीब्यूशन। अब इसका बहुत आसान तरीका है। बैकग्राउंड में आपने 1 या 2 सेंटेंसेस लिखने हैं जो आपका टॉपिक है उसके बारे में। उसके बाद आपने अपने टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं कि आपका मकसद क्या है इस रिसर्च से। थर्ड नंबर पे आपने शॉर्ट में ये बताना है कि आपकी जो मेथोडोलॉजी है आपकी क्या होगी, डेटा कलेक्शन कैसे होगा, उसका एनालिसिस आप कैसे करेंगे। और फोर्थ पे आपने जस्ट ये आखिर में बताना है कि ये स्टडी क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी एक्सपेक्टेड आउटकम क्या हो सकती है। उसके बाद जब आपने ये 2-2 3-3 जुमले लिख लिए, आपने ये हेडिंग्स हटा देनी है और इसको पैराग्राफ फॉर्म में करना है। यहाँ पे आपका जो एब्स्ट्रैक्ट है ये मुकम्मल हो गया। जस्ट आप कीवर्ड्स उसमें ऐड करें और फिर उसके बाद आप नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है उस पर आपने मूव होना है। जो सेकंड सेक्शन है वो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में आपने 2 चीज़ें डिस्कस करनी है। पहले नंबर पे व्हाट और दूसरे नंबर पे व्हाई। व्हाट में आपने ये बताना है कि व्हाट इज़ दिस स्टडी अबाउट, यानी कि आपने डिस्क्राइब करना है अपने टॉपिक को, उसको आपने एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। और वाई में आपने एक्सप्लेन करना है कि वाई इज़ दिस स्टडी इम्पॉर्टेंट, यानी कि यहाँ पे आपका जो रैशनल है, जो इसकी इम्पोर्टेंस है, उसके ऊपर आपने डिस्कशन करनी है। और फिर आपने एंड पे रिसर्च क्वेश्चंस अपने ऐड करने हैं। यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन का सेक्शन ख़त्म हो जाएगा। थर्ड नंबर पे आपने अपना लिटरेचर रिव्यू का सेक्शन लिखना है, और इसमें आपने एक्सप्लेन करना है कि व्हाट अदर रिसर्चर्स फाउंड, यानी कि जो एग्जिस्टिंग स्टडीज़ है, जो रिसर्चर्स है उन्होंने क्या क्या इसमें अभी तक स्टडी किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे जो लोग मोस्टली लोग जो यहाँ पे गलती करते हैं वो ये गलती करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग स्टडीज़ होती है उनको समराइज़ कर रहे होते हैं। आपने समराइज़ नहीं करना, आपने एनालिटिकली उसको उसका एनालिसिस आपने करना है, और उसके बेस पे आपने बताना है कि यहाँ पे रिसर्च गैप क्या है, आपका टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आप चाहे 4 या 5 स्टडीज़ ले लें, आप उसका एनालिसिस करें और अपना रिसर्च गैप उसमें आइडेंटिफाई कर लें, तो ये काफ़ी होगा प्रपोज़ल के लिए। जो फोर्थ सेक्शन है वो मेथोडोलॉजी है, और इसमें आपने ये एक्सप्लेन करना है कि आप ये स्टडी किस तरीके से कंप्लीट करेंगे, यानी कि आपका मेथड क्या होगा। तो यहाँ पे आपने मेथड के बारे में बताना है, आप डेटा कलेक्शन किस तरीके से करेंगे, उसका एनालिसिस आप किस तरीके से करेंगे। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे कवर करनी है। फॉर एग्जांपल आप बता सकते हैं कि क्वालिटेटिव मेथड होगा, इंटरव्यू के थ्रू आप डेटा कलेक्ट करेंगे, और कंटेंट एनालिसिस या फ्रेमिंग एनालिसिस के थ्रू आपने उसका एनालिसिस करना है। तो ये चीज़ें बता के यहाँ पे आपका सेक्शन ख़त्म हो जाता है। जो लास्ट सेक्शन है ये मैंने ऐड किया हुआ है, जो मैंने यहाँ पे देखा कि इसको बहुत पसंद किया जाता है। तो वो आपका रिसर्च आउटलाइन है, डिपेंड करता है आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपने 4 ईयर्स में यहाँ पे आपने 4 ईयर्स ऐड करने हैं, आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपने 2 ईयर्स ऐड करने हैं, और इसमें आपने ये बताना है कि आप इन 4 सालों में क्या करोगे। इससे पता ये चलता है कि जो सुपरवाइज़र है वो खुश होता है कि अच्छा, इस बंदे को ये पता है कि मैंने ये स्टडी कंप्लीट किस तरीके से करनी है। तो फॉर एग्जांपल आप पीएचडी
के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप बता सकते हैं कि ईयर 1 में मैं अपना प्रपोजल लिखूँगा और साथ में लिटरेचर रिव्यू करूँगा। ईयर 2 में आप बता सकते हैं कि मैंने डेटा कलेक्शन करना है। ईयर 3 में आप डेटा एनालिसिस कर रहे होंगे और फोर्थ जो ईयर होगा उसमें आपने प्रूफ रीडिंग करनी है, राइट अप कंप्लीट करना है और थीसिस सबमिशन आपने करनी है। ज़ाहिर बात है इसके बाद रेफरेंसेस होते हैं जो आपने स्टडीज़ साइट की हुई है, इंट्रोडक्शन में, लिटरेचर रिव्यू में या मेथोडोलॉजी में अगर आपने कोई रेफरेंस दिया हुआ है तो वो सारी आपने यहाँ पे रेफरेंसेस लिखने हैं और ये आपने एहतियात करने हैं। जो भी आप फॉर्मेट यूज़ करें उसके लिए जो डिज़ाइन यूज़ करें, फॉर एग्जांपल आप APA का फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं तो फिर सारे रेफरेंसेस आप कि उस एक ही स्टाइल में होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे आपका प्रपोज़ल ख़त्म हो जाता है और इसको जब आप मुकम्मल लिख लेते हैं 2-3 दफ़ा आप उसको प्रूफ रीड करें, उसके बाद लाजमी किसी से आप चेक करवाएं और फिर उसके बाद आप इसको भेजना शुरू करें।